Hello friends, welcome to AK online classes. In this session, I am going to discuss about cell organelles. आज के इस लेक्चर में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये सेल स्ट्रक्चर सेल टॉपिक का ये सेकेंड पार्ट है। इसका मतलब इसका फर्स्ट पार्ट भी अवेलेबल है जो कि यूट्यूब पे आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर आप उस पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स होता क्या है? ये जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं। सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम समझते हैं, इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं। व्हाट इज सेल ऑर्गेनल्स? It is a specialized entity part inside a particular type of cell that performs a specific function. इसके बारे में आप सीधा ये समझें कि सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं उसे ही हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं और उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसे हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स इसमें दिखाए गए हैं। इसमें तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। ये छोटे छोटे जो भी कंपोनेंट्स आप साइटोप्लाज्म में देख रहे हैं यही सेल ऑर्गेनल्स हैं। लेकिन इसका लार्ज पार्ट मैं दिखाना चाहूँगा। ये कुछ लार्ज पार्ट है। यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे थे तो इसका मैंने लार्ज पार्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे कंपोनेंट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। तो ये जितने भी कंपोनेंट हैं वो सेल ऑर्गेनल्स हैं। मैं सेल ऑर्गेनल्स के एक एक कंपोनेंट के बारे में मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। तो फिलहाल ये समझें कि सेल ऑर्गेनल्स कितने हैं, क्योंकि मैं सारे को यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता हूँ। तो एक एक कंपोनेंट के बारे में समझेंगे विद फिगर। तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कितने तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ पे 7 तरह के सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, राइबोसोम और एक लास्ट है। तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है ये इतना ही नहीं है, इसके अलावे भी बहुत सारे हैं। लेकिन क्लास 8 और क्लास 9 को के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कुछ जो इस सिलेबस में पढ़ना है उसे हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कंसिडर किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया पे बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? द ऑर्गेनल दैट इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल व्हिच स्टोर एनर्जी इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन है एनर्जी को स्टोर करना। ये फिगर में आप देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें ये नीला वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। वही डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है। ये तो टॉप व्यू दिखाया गया है। इसके भीतर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मैच स्टिक जैसा वो होता है इसके अंदर। तो मैच स्टिक का वो टिप वाला पार्ट जो देखे हैं तो वो और भीतर में जो ऑर्गन रहते हैं, जो स्ट्रक्चर रहते हैं, वो टिप वाला पार्ट में एनर्जी स्टोर होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फैक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर्ड जो किए थे माइटोकॉन्ड्रिया का वो बिंडा थे।
नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस कहा गया। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन है एनर्जी को स्टोर करना। तो जब एनर्जी को स्टोर करेगा तो जिस हाउस में ये स्टोर कर रहा है, जिस ऑर्गेनल में ये स्टोर कर रहा है, तो ये पावर हाउस ही तो हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम बता चुके हैं, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। रिस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ सेल इज डन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सेल का रिस्पिरेशन प्रोसेस डन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इन एटीपी फॉर्म। एटीपी फॉर्म, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी को स्टोर करता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे माइटोकॉन्ड्रिया के जो हमने इसमें देखे। अब हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट पे बात करेंगे, नेक्स्ट ऑर्गेनल पे बात करेंगे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका डिफिनीशन पहले ये हम समझेंगे कि ये होता क्या है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज फाउंड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आप स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियस के आउटर साइड में दिखाया गया है। ये न्यूक्लियस है, इसके आउटर साइड में ये जो आप नेटवर्क देख रहे हैं मेम्ब्रेन का, इसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो हम लोग अब ये तो समझ आ गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। अब हम लोग ये समझेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स का होता है। तो ये कुछ उससे पहले एक पॉइंट्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवर्ड जो किए थे वो पॉटर ने किए थे। अब हम लोग टाइप्स पे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके दो टाइप्स हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स को मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ हूँ, तो उससे सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं। तो पॉइंट्स नंबर 1, इट इज़ फाउंड नियर द न्यूक्लियस। यह न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक होता है। ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये मेम्ब्रेन का ये नेटवर्क था, लेकिन जो न्यूक्लियस के नियर होगा वो रफ होगा और जो सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक होगा वो स्मूथ होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ हेल्पफुल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम आर प्रेजेंट इन दिस रेक्टिकुलम। इस रेक्टिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मोर स्टेबल। यह बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करेगा, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है हम लोग समझें। सबसे पहले बात तो ये है कि राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दूसरी बात, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है और ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो प्रोटीन जिसमें प्रेजेंट होगा उसी में प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्लियर हो गया। ये स्टेबल होता है, ये न्यूक्लियस के नज़दीक होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि पेरेंट से चाइल्ड में जेनेटिक ट्रांसफ़र होती है। तो अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाएगी, इसीलिए ये अस्टेबल होता है। अब हम लोग
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हम लोग बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ फाउंड नियर द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के काफ़ी नज़दीक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ हेल्पफुल फॉर लिपिड सिंथेसिस। ये फैट सिंथेसिस में ये मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम आर एब्सेंट इन दिस रेटिकुलम। जब राइबोसोम एब्सेंट रहेगा तब इसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ लेस स्टेबल। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल होता है। अब यहाँ पे ये तो कुछ पॉइंट्स थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। यहाँ पे अगर डिफरेंस लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप आसानी से 5 पॉइंट यहाँ पे आप 5 डिफरेंस लिख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट पे बात करेंगे, राइबोसोम। यहाँ पे एक टर्म्स आया था राइबोसोम, तो राइबोसोम के बारे में हम लोग समझेंगे कि राइबोसोम होता क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट इज सेल ऑर्गेनल विच हैज सिंगल मेम्ब्रेन दैट परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। इसका एक ही फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये फिगर आप देख सकते हैं, इसमें ये जो भी डॉटेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो प्रेजेंट है ये ही राइबोसोम है। तो ये न्यूक्लियस के नियर है, तो ये सिंपल सी बात है, ये रफ होगा। और ये जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो ये तो रफ हो गया। इसके बाद ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ दिखाया गया है, इसमें राइबोसोम एब्सेंट है। यही चीज़ तो ऊपर के पॉइंट में बताया गया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होगा, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जो होगा वो प्रेजेंट होगा। अब हम लोग बात करते हैं राइबोसोम के कुछ फैक्ट्स पे। राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज ई पैलेट। जॉर्ज ई पैलेट एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने राइबोसोम का खोज किए थे। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ये सबसे छोटे पार्ट होते हैं सेल का। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। फैक्ट्री किसी भी ऑब्जेक्ट का वहाँ बनाया जाता है, वहाँ स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ से डिलीवर किया जाता है। तो बनता है जहाँ ह्यूज अमाउंट में, तो वो फैक्ट्री कहलाती है। यहाँ प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में यहाँ बनती है, प्रोटीन यहीं बनती है। फाइनली ये समझें, तो ये फैक्ट्री हुआ। तो ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, तो प्रोटीन फैक्ट्री किसके द्वारा बनती है? तो राइबोसोम के द्वारा बनती है। कहाँ बनती है? तो सेल में बनती है। तो राइबोसोम को इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया। अब हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट पे बात करेंगे। ये तो कुछ पॉइंट्स थे राइबोसोम के बारे में। अब हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लास्टिड होता क्या है? द ऑर्गेनल्स दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल containing pigment or food is known as plastids. प्लास्टिड एक नहीं, ये केमिकल्स होते हैं प्लास्टिड जो पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं। पिगमेंट, कलर पिगमेंट ये प्रोवाइड करते हैं। ये लिप्स ग्रीन है तो अलग तरह का पिगमेंट वहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये कलर पिगमेंट को प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट को अलग पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसे प्लास्टिड्स कहा गया। तो ये ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ समझ में आ गई कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। ये फूड को सबसे पहले ये फूड को स्टोर करते हैं, सेकेंड ये कलर पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं। बस इसका यही 2 फंक्शन है। ये फिगर है प्लास्टिड्स का। इसमें ये आप देख रहे हैं ग्रेनम, ये ग्रैनम है। ये टोटल होल पार्ट, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये होल पार्ट जो दिख रहे हैं, ये ग्रैनम कहलाता है। और इसमें लिक्विड्स भरी हुई होती है जिसे हम लोग स्टोमा कहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे। दे प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर। मैंने तो
अभी कुछ देर पहले ही बताया कि ये कलर को प्रोवाइड करता है, पिगमेंट, कलर पिगमेंट या फिर कलर बात से। तो ये किसे प्रोवाइड करता है? तो पिगमेंट फ्रूट्स को भी प्रोवाइड करता है और फ्लावर को भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे ट्रैप सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड को बनाने में ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ये बैलेंस कंडीशन में बना के रखता है प्लांट्स के अंदर। अगर ये अनबैलेंस हो जाए, ये कंडीशन अगर अनबैलेंस हो जाती है, तब प्लांट्स का जो ग्रोथ होगा वो रुक जाएगा, वो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे कार्बन डाइऑक्साइड जितनी अमाउंट में चाहिए होगी वो उसे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है।